हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज एक नई बुक के साथ। बेटा लास्ट बुक का रिवीजन है ये। बेटा थोड़ा सा बेस बनाना है आज, आराम से उस बेस को समझना। बेटा बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना बाबू। एनालिसिस तो तब करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती होगी। बड़ी सीरियस सी बात है ये बाबू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप सोच रहे हो यार हमने तो बहुत बना ली। पूरी 11th क्लास में आखिरी में चैप्टर पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 11th क्लास में बनाई है। 12th क्लास में भी पार्टनरशिप के भी अकाउंट्स बनाए हैं। बेटा ये पूरी बुक कंपनी पर बेस्ड है और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी की मर्जी के हिसाब से नहीं चलते। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं पहले कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा आप ना 11th क्लास में थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ऐसी बैलेंस शीट को ना हम टी फॉर्म बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों बनाते थे हम बैलेंस शीट? बेटा सोल प्रोपराइटरशिप पे कोई कानून नहीं लगता। जब कोई कानून नहीं लगता तो बताता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी बना लो। बेटा हमने तो टी फॉर्म बैलेंस शीट पार्टनरशिप में भी बनाई है, ठीक है। पार्टनरशिप पे कानून लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पर पूरा कानून पढ़ लो, पूरे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वहां पे भी फ्रीडम होती थी मेरे पास, मैं टी फॉर्म बनाता था। अब बेटा कंपनी पे कानून लगता है, कंपनीज एक्ट 2013। अब बेटा वो बताता है कि आपको फाइनेंशियल्स कैसे बनाने। अब भैया अगर कानून ने खुद ही बता दिया है, कानून में ही लिखा हुआ है, तो आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं, कानून तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बेटा इसलिए बोल रहा हूं पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी तो सीख जाओ, एनालिसिस तो बहुत आगे की चीज है। तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीख रहे हैं। एक चीज और बेटा देखो, इस चैप्टर को कराने का ना सबका क्राइटेरिया अलग है। स्कूल जाकर देख लेना, यूट्यूब वीडियो उठा के देख लेना, जिसकी मर्जी। 2 लेक्चर नहीं मिलते। पहले दिन समझाया जाता है बेटा बैलेंस शीट है, रट के आ जाना। दूसरे दिन समझाया जाता है एसपीएल है, रट के आ जाना, और खत्म। मैंने भी अच्छे अच्छों को देख लिया, ठीक है ना जी। भैया मेरे तो कम से कम 8 लेक्चर है और ठीक ठाक लंबे छोड़े, 45 मिनट 1 घंटे के, ठीक है ना जी। तो बेटा मेरे को लगता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीख जाओ तो एनालिसिस तो मैं बहुत आराम से सिखा दूंगा, ठीक है जी। तो बनानी सीखनी है बेटा, और तरीके से सीखनी है, ठीक है जी। बाबू कंपनीज एक्ट में ना शेड्यूल 3 में फॉर्मेट दिया हुआ है बेटा बैलेंस शीट का। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट ए, शेड्यूल 3 पार्ट ए। यहां पर बेटा बैलेंस शीट का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है, ठीक है ना। 4 से 5 लेक्चर हम बैलेंस शीट अकेले पे लगाएंगे, 2-3 लेक्चर बेटा एसपीएल पे लगाएंगे, तब चैप्टर खत्म होगा। बेटा एसपीएल क्या चीज है? बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 11th क्लास में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बोलते थे। उस ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को रिप्लेस कर दिया बेटा कंपनी ने एसपीएल से, ठीक है जी। और बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट ही है, ठीक है जी। तो बेटा शेड्यूल 3 पार्ट ए में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, और बेटा शेड्यूल 3 पार्ट बी में बेटा एसपीएल का फॉर्मेट है, ठीक है जी। तो बेटा पहले बैलेंस शीट के फॉर्मेट की चर्चा करते हैं। बेटा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में टोटल 4 कॉलम है। तो वो टोटल 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, सेकेंड कॉलम इज ऑफ नोट नंबर। अभी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, हर कॉलम की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। नोट नंबर बेटा, देन फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, और बेटा फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। यानी कि बेटा जब हम टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाया करते थे, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाया करते थे, हम तो सिर्फ 1 साल की फिगर बनाते थे, करंट ईयर की। बेटा कंपनी एक्ट कहता है शेयर होल्डर को सब कुछ बताओ और 2-2 साल का बताओ। 2 साल का बताने से क्या होगा, शेयर होल्डर कंपेयर कर पाएगा। यानी कि अगर मेरा करंट ईयर बेटा खत्म हो रहा है 31 मार्च 24 को, तो यहां पर लिखूंगा 31 मार्च 24, तो बेटा प्रीवियस ईयर होगा 31 मार्च 23। तो बेटा शेयर होल्डर इजिली कंपेयर कर पाएगा कि कंपनी की क्या ग्रोथ चल रही है, क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या डिक्रीज हो रहा है, सब कुछ कंपेयर कर पाएगा, ठीक है ना जी।
ऐसा कुछ मेरे को पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कभी किसी ने नहीं कहा, क्योंकि कानून का वहां कुछ बोलता ही नहीं है, यहाँ बोलता है तो वो वैसे ही चलना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर बेटा कंपनी को बने हुए ही 1 साल हुआ है तो बेटा फिर वो 1 साल के ही रिपोर्ट होंगे, अदरवाइज पूरी जिंदगी बेटा डबल दोनों सालों के रिपोर्ट होते रहेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ आ रही है बेटा सारी बात? चलो जी बाबू, अब एक बात और चलो ये भी क्लियर कर ही दूं बेटा, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट्स बना रहा था, बैलेंस शीट बना रहा था, तो टी फॉर्म बना रहा था, यहां लिख रहा था बेटा लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है ना बेटा? इस फॉर्मेट को ना आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ठीक है ना? मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड भी लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं बेटा। अब जो मैं फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं वो बेटा वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है। वर्टिकल फॉर्मेट क्या होता है बेटा? इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं होता, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे समझ लो कि मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखी सारी लाइबिलिटीज और बेटा इसके नीचे लिखूंगा सारी एसेट्स। लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के बराबर होगा, इसमें राइट हैंड साइड कुछ नहीं है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है। समझ आई बेटा बात? ठीक है, तो बाबू यहां मैं वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाऊंगा, पहले सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और उसके बाद बेटा बेटा बिल्कुल आखिरी में बैलेंस शीट, मतलब एसेट साइड। ठीक है जी, चलो जी लिखते हैं बेटा, पहले लाइबिलिटीज साइड श्री गणेश करते हैं। बाबू सबसे पहली लाइबिलिटी, मतलब अगर मैं बात करूं शुरुआत कहां से करनी है आपने लाइबिलिटी साइड की, तो बेटा लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज या लाइबिलिटी, ठीक है जी? बल्कि लाइबिलिटीज लिख दो, प्लूरल सेंस में लिख दो तो ज्यादा बढ़िया है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बाबू एक चीज और, इस वर्ड पे फोकस करो, मैंने नहीं लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने वर्ड क्या लिखा है? इक्विटी। इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो बात अलग है कि आप अभी इक्विटी के बारे में, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में जान चुके हैं, शेयर वाली बुक पढ़ ली, शेयर इशू करने से जो पैसे आते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से जो आते हैं वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है ना जी? लेकिन अभी मैं बात बोल रहा हूं, इक्विटी वर्ड अभी आपने जाना नहीं है, जान जाओगे, बहुत जल्दी जान जाओगे, ठीक है जी? तो बाबू लाइबिलिटी साइड 4 मेजर हेड है, 4 मेजर हेड है बेटा, 4 मेन हेड हैं, ठीक है जी? बाबू सबसे पहले हेड का नाम याद हो अगर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। बाबू इसमें 3 सब हेड है बेटा, पहला हेड है सब हेड मतलब शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट। बेटा दूसरा मेन हेड उसका नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा तीसरा मेजर हेड इसका नाम क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। और बेटा चौथा मेन सब हेड, पहले इसका नाम बताओ, सॉरी चौथा हेड इसका नाम है बेटा करंट लाइबिलिटी। मेरी तरफ देखना बेटा, भी मैं एक बात बताऊंगा बाबू, पहले मैं ये बता देता हूं कि नोट नंबर की जरूरत क्या है, इस कॉलम की जरूरत है ही क्यों, इस नोट नंबर की। देखो बेटा पेपर में ना मेरे को बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती हैं जिससे ना मेरे से पूछा जाता है कि आप इसका हेड और सब हेड बता दो। मान लो बेटा मैंने एक बात पूछ ली आपसे, सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका हेड और सब हेड बता दो। अब आप कहोगे सिक्योरिटी प्रीमियम कहां लिखा है? बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होता है। अभी आपने सिक्योरिटी प्रीमियम टर्म पढ़ ली है, शेयर चैप्टर पढ़ लिया, क्लियर है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है। बाबू इसका सब हेड क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। बेटा एक एक हेडिंग के अंदर ऐसा भी हो सकता है बेटा, कभी कभी 10-10, 15-15 बातें लिखी हुई है एक एक हेडिंग के अंदर, 10-10, 15-15 चीजें भी हैं। तो बेटा अगर 10-15 चीजें हैं
तो बेटा आप क्या यहां पर ऐसे करोगे क्या, रिजर्व एंड सरप्लस में मान लो बेटा 8 चीजें आती है, तो मैं यहां करूंगा प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, बेटा ये सब यहां अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, पार्टनरशिप में आप जो मर्जी कर लेते हो, पार्टनरशिप की हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अच्छा जी डेटर्स है मान लो 60,000 के, डेटर में से चलो जी कोई दिक्कत नहीं, पहले बैड डेट माइनस कर दो, फिर बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट माइनस कर दो, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस कर दो, सारी कैलकुलेशन बैलेंस शीट के अंदर कर देते हैं। बेटा यहां नहीं कुछ चलेगा, यहां तो सीधा फाइनल फिगर आएगी। तो बेटा ये जो कैलकुलेशन करनी है बेटा यही तो नोट नंबर लिख के करनी है, इस कॉलम की इंपॉर्टेंस यही है। यहां कोई प्लस माइनस ना करके दिखा देना, सब जीरो हो जाएगा, कोई चेक नहीं करेगा, ऐसे कटेगा। समझ में आ रही है बेटा बात, इस कॉलम की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अब एक बात सुनना बाबू, मुझे कुछ चीजों पे जज नहीं किया जाता, ना ये मेरे कोर्स में ना ये मेरे कोर्स में, इस बार मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। मैंने पिछली बार आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो जो चीजें कोर्स में थी मतलब भी बताए थे और मतलब बता के छोड़ दिया था। इस बार समय नहीं है, समय बचाएंगे बेटा, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ठीक है जी। यानी कि बेटा शेयर कैपिटल को मैं एक्सप्लेन करूंगा नोट नंबर 1 में, रिजर्व एंड सरप्लस को 2 में, ना तो मेरे पास बेटा इस पार्ट 3 का कोई रोल है, ना ही पहला जो मेजर हेड 2 है उसका कोई रोल है। यानी कि घूम फिर के मेरे पास अभी जो आपको याद रखने लायक बात है वो 3 बातें, कि मेजर हेड 3 है सिर्फ लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इसको आप 11th क्लास में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते थे, और बेटा करंट लाइबिलिटी को तो करंट लाइबिलिटी बोल रहे थे 11th में, ठीक है ना जी। शेयर होल्डर फंड में 2 बातें हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो याद रह जाएंगे, ठीक है जी। अब बेटा इसके सब हेड कितने हैं, बेटा दोनों के 4 है, ठीक है। एक बात और बेटा, मेरे लॉजिक से करोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, अपने बनाओगे तो परेशान होगे, ठीक है ना। मैंने बेटा ऑलरेडी जितना टाइम देना चाहिए उससे ज्यादा दिया है, तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा नहीं उठा पाए ना तो परेशान होना लाजमी है, ठीक है ना जी। बेटा नॉन करंट लायबिलिटी का एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को मैंने बनाया हुआ और ऐसे याद किया हुआ है, अरसा ही हो गया बेटा, 2013 में आया था, 2024 हो गया, तब से ऐसे याद ही किया हुआ है। इस शॉर्टकट का नाम है एलडोल, ठीक है ना, LDOL, एलडोल। बेटा सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आप यार इस बात से भी समझ सकते हो, ये जितने बच्चे हैं ना इन्होंने बोलना शुरू कर दिया एलडोल, ठीक है ना, और बुक पढ़े हुए ना अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने होंगे, इतना भी याद है ना, मैं अपने आप को बहुत लक्की समझता हूं, ठीक है ना जी। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बेटा ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और बेटा लास्ट सब है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लो पुत्र, नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 सब है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। यकीन मानना रिवीजन इतना आसान होगा, जब फंडामेंटल का रिवीजन नहीं किया था ना बच्चे, भैया फंडामेंटल भूल गए, अच्छा 1 महीने में रिवाइज होगी बुक, भैया शेयर भूल गए, अच्छा जी शेयर 20 दिन में खत्म कर दी पूरी बुक, 1 जनवरी को शुरू किया था, आज 20 है, 19 दिन में, ठीक है जी। भैया ये बुक नहीं आती, अब भैया इसमें भी देख लेना, देख लूंगा मैं क्या नहीं आता तो है, ठीक है ना जी, ये सिर्फ हमारा वहम होता है बाबू। करंट लाइबिलिटी बेटा 4 सब हेड है इसमें भी, बेटा शॉर्टकट है एस्टोस, एल्डोल, एल्डोल है बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी का, एस्टोस है बेटा करंट लाइबिलिटी का। एस्टोस बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे यहां लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वैसे यहां पर है बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देन बेटा टी से ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल, देन बेटा अदर करंट लाइबिलिटी। काम की बात बता रहा हूं, जब आप बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी पढ़ते हो ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये ना आदत हो जाती है भैया, तो शॉर्ट टर्म में ना सब में शॉर्ट टर्म लिखने की आदत हो जाती है। बेटा कंपनी एक्ट ने गेम खेला हुआ है,
तुम्हारे साथ ना खेल जाए वो गेम। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, यहाँ लिखा हुआ है अदर करंट लाइबिलिटी, यहां से शॉर्ट वर्ड गायब है, अदर करंट लाइबिलिटी और बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये कट कॉपी पेस्ट सेम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये तो सेम ही है। तो सर देखो याद करने का तरीका बहुत आसान है, मैं तो फिर बोल रहा हूं, ठीक है ना। तीन ही मेजर हेड याद रखने हैं, शेयर कैपिटल सॉरी शेयर होल्डर फंड पहला मेजर हेड, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा बेटा लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इतना मुश्किल नहीं है, एल्डो रेस्टोस यहीं याद रह जाएगा, ठीक है जी। बाबू आता हूं धीरे धीरे मुद्दे पर। वैसे मुझे टोटल चीजें कितनी एक्सप्लेन करनी है मैं आपको ये भी बता देता हूं। एक दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को 3 में करूंगा, ये दोनों कोर्स में नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन को 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को 5, ट्रेड पेबल को 6, अदर करंट लायबिलिटी 7, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 8। ये 8 चीजों की मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन बतानी है ताकि आपको पता लगे किसमें क्या क्या आता है। मैं पूछूं क्रेडिटर, सब हेड, मेन हेड, कहीं नाम लिखा है क्या? ट्रेड पेबल का पार्ट है तो बेटा ये हुआ सब हेड, इसका मेन हेड करंट लायबिलिटी। मैं पूछूं डिबेंचर्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, ये इसका सब हेड है, ये इसका मेन हेड है, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन मैं बेटा यहीं से उम्मीद कर रहा हूं, इसी चैप्टर से उम्मीद कर रहा हूं। तो बेटा 4 नंबर थोड़े नहीं होते मेरा ख्याल, और फ्री के हैं तो लूट ही लो, ठीक है ना जी। क्योंकि अगर ये 4 नंबर का चैप्टर खत्म करते हो तो खाली सिर्फ चैप्टर खत्म नहीं करोगे, कंपैरेटिव और कॉमन साइंस बेटा उसमें से भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो मैं कराने के लिए ना 1 घंटा लूंगा, सिर्फ दोनों चैप्टर खत्म कर दूंगा। बस वो काउंटिंग में चैप्टर है, ठीक है ना, साइकोलॉजी में चैप्टर है, बस वो एक घंटे में दोनों खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये करोगे अच्छे से तो उसको कराना बहुत आसान होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस चीज में, पक्का समझ में आई बात बाबू। अब मुद्दा उठता है करंट लायबिलिटी क्या है। अच्छा एक बात बताओ, 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस क्या कहती है? 11th क्लास में पढ़ाया गया था, 11th क्लास में पढ़ाया गया था करंट लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ और 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर पे हो जाए, वो करंट लायबिलिटी है। यही पढ़ाया गया था ना 11th क्लास में, आज तक भी यही पता डेफिनेशन। बाबू अब थोड़ी सी चेंज है, कंपनी लोन है वो भी थोड़ी सी बदल दी, खासी चेंज नहीं है, थोड़ी सी चेंज है, बता देता हूं बेटा। बाबू विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड, which is expected to be paid within 12 months, within 12 months or within operating cycle, or within operating cycle is current liability. All other liabilities आर नॉन करंट लायबिलिटीज। बाबू इसने ना 2 बातें, करंट लायबिलिटी क्या है? जो या तो 12 महीने में पे हो जाए या ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए, वो करंट, बाकी सब नॉन करंट। बेटा मुद्दा उठता है ये क्या चीज है ऑपरेटिंग साइकिल। यकीन मानना बेटा, हर वो मुद्दा जिस पे टाइम लगाना चाहिए मैं लगाऊंगा, ठीक है ना जी। आपको लगता है सिर्फ बैलेंस शीट रखने से और एसपीएल रखने से कुछ हो जाएगा? सर करके देख लो, जिंदगी में एनालाइज नहीं कर पाओगे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते बता रहा हूं, हमारे सामने ऐसे बैलेंस शीट पड़ी रहती है और देख के बता देते हैं दिक्कत क्या है, पूरे बिजनेस में क्या दिक्कत है देख के बता देते हैं। तो अगर जिंदगी में एनालिसिस सीखना है तो बेटा हर बार एक ही को पकड़ लेना, वरना बैलेंस शीट और एसपीएल रटवाना मुझे भी आता है, अगर दूसरे टीचर को आता है मैं भी 2 दिन में ही करा सकता हूं, ठीक है ना। चाबुक के डर से तो घोड़े भी भागते हैं भैया, तुम तो बॉय फिर कुछ भी नहीं हो, 2 लगेंगे कल याद हो जाएगी, क्या है नहीं, वो कराना नहीं ना भैया। सुनो बाबू, करंट लायबिलिटी क्या है? जो चाहे 12 महीने में पे हो जाए, चाहे बेटा ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो जाए, वो करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? मुद्दा ये है
बेटा मेरी तरफ देखना और आराम से सुनना जरा, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। वैसे मैंने बिजनेस स्टडीज में क्लियर किया है बेटा, कभी ना कभी शायद याद होगा आपको। तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सोचो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करती है बेटा, रॉ मटेरियल खरीदती है, फिनिश गुड्स बनाती है, फिनिश गुड्स बेचती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो यही करेगी ना, रॉ मटेरियल खरीदेगी, प्रोसेस करेगी, फिनिश गुड्स बनाएगी, बेचेगी, ठीक है ना जी बेटा। लेकिन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में भी बेटा एक बात आती है, वो है WIP। ये पता है सबको? WIP मतलब मैंने तो बताया हुआ है बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस। बेटा ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटा? डायरेक्टली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बनता है। आप बेटा ब्लैकबेरी हो, आप फैब्रिक खरीदते हो एज अ रॉ मटेरियल, पर बेचते क्या हो? कोट पैंट बेचते हो, सूट शर्ट पैंट बेचते हो। बेटा आपको क्या लगता है एक ही प्रोसेस से होके गुजरा क्या? भैया कटिंग है, स्टिचिंग है, कम से कम 2 प्रोसेस तो है ही ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रॉ मटेरियल आपने मास्टर से बहुत टाइम पहले कट करा दिया, वो कट कर आके पढ़ाई हुआ है, स्टिचिंग हो रही है 1 महीने बाद शुरू। तो बेटा जितना वो कपड़ा कटिंग जिस पे हो चुकी है, तो बेटा वो रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ चुका है अपना। और बेटा तैयार तो वो हुआ नहीं, फिनिश गुड्स वो बना नहीं है, तो उसने रॉ मटेरियल का कैरेक्टर छोड़ दिया, फिनिश गुड्स वो बना नहीं, तो वो है क्या बेटा? वो WIP है। समझ में आया WIP क्या होता है? सर मैं हमेशा बोलता हूं, आप सहारनपुर सिटी में रहते हो, कई बार देखा होगा हिरन मैदान से निकलते हुए एक मास्टर क्या कर रहा होता है बेटा? कटिंग कर रहा होता है, क्योंकि लोअर बन रहे हैं उनके यहाँ पर फैक्ट्री में। तो क्या कर रहा होता है? कपड़े की कटिंग कर रहा होता है। बाबू इतनी तय है कपड़े की, और बहुत बड़ी कैंची लेकर बैठा कटिंग कर रहा है। बेटा आपको क्या लगता है एक दिन में सिल जाएगा सारा कपड़ा? नहीं सिलेगा ना। तो कितने टाइम तक वो WIP में रहेगा ना। जिसपे कटिंग हो गई वो रॉ मटेरियल तो रहा नहीं, और स्टिचिंग हुई नहीं है तो वो फिनिश गुड्स भी नहीं बना, तो वो है क्या? WIP तो है। तो रॉ मटेरियल कभी WIP में कन्वर्ट होता है, कभी फिनिश गुड्स होता है, कभी उधार पर बिकता है, और फिर कहीं जाकर कैश रियलाइज होता है। इस पूरे टाइम में बेटा, इस पूरे साइकिल में जितना समय बिताएगा बेटा प्रोडक्ट, वो उसका ऑपरेटिंग साइकिल है कंपनी का। मान लो कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदे रखा 2 महीने तक, वो रॉ मटेरियल ही रहा, गोडाउन में पड़ा रहा जी। उसके बाद उसका नंबर आया, 1 महीने तक बेटा कटिंग होके पड़ा रहा, WIP रहा। उसके बाद बेटा फिनिश गुड्स बना, उसके बाद भी 3 महीने तक नहीं बिका। उसके बाद बेटा उधार पे बिका 3 महीने के बाबू, और उसके बाद कहीं जाकर कैश आया। तो बेटा एक प्रोडक्ट ने 9 मंथ गुजार दिए बेटा, ये कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है। समझ में आया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इस पूरे साइकिल को बेटा कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, क्लियर है ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड? बाबू अब कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी है क्या 12 महीने से कम का ही होगा हमेशा? सर हर कंपनी का तो नहीं हो सकता, कुछ कंपनी ऐसी भी जिनका ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बहुत बड़ा है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं लिकर कंपनीज का, जहां रॉ मटेरियल को सड़ाया जाता है 2-2 साल, 2-2 साल खरीद कर छोड़ा जाता है, सड़ती है बेटा जो भी रॉ मटेरियल है, उसके बाद कहीं लिकर बनती है। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अगर 2-2 साल बड़ा है, तो आप ये भी तो समझो, अगर उसने 2 साल में कोई लाइबिलिटी पे कर दी, तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी एज पर डेफिनेशन? बच्चे लीकर में उलझ रहे हैं, मैं उलझाना चाहता हूं ऑपरेटिंग साइकिल में। हाँ जी बेटा, अगर उसने 2 साल में कोई लाइबिलिटी पे कर दी, क्योंकि कानून क्या कहता है, चाहे 12 महीने में पे कर दो चाहे ऑपरेटिंग साइकिल में, बनोगे आप करंट लाइबिलिटी। तो 2 साल में भी पे कर दी तब भी करंट लाइबिलिटी। क्या हमारी 11th क्लास कभी ऐसा कुछ बताती थी? बेटा 11th ने कभी नहीं बताया ऐसा कुछ। समझ में आ रही है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू अगर इसी चीज को मैं प्रैक्टिकल वे से समझाना चाहूं तो अब ये समझो जरा बेटा। बेटा मेरी तरफ देखना, ये मैंने लिखा ऑपरेटिंग साइकिल, ये लिखा लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पे, ठीक है। बाबू मान लो किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल इज 13 मंथ और लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12.5 मंथ, 12.5 महीने में लाइबिलिटी पे करनी है। मुझे बताओ ये करंट लाइबिलिटी होगी और नॉन करंट? कैसे पता लगा बेटा?
चाहे 12 महीने में पे हो चाहे ऑपरेटिंग साइकिल में, क्या बनेगी? करंट। ठीक है ना जी बाबू। अगर लाइबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल है 9 मंथ और लाइबिलिटी पे हो रही है 11 मंथ, करंट और नॉन करंट? करंट और नॉन करंट। अब बाबू दो सिचुएशन है ना, आप एक को एनालाइज मत करो। ये लाइबिलिटी कितने महीने में पे होनी है? 11। क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे होनी है? नहीं। क्या 12 महीने के अंदर पे होनी है? हाँ 12 महीने के अंदर तो है। दोनों सिचुएशन सोचोगे ना, दोनों सोचना, तो करंट ही तो है, 12 महीने में तो पे हो ही रही है ना। ठीक है ना जी बाबू। ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने, लाइबिलिटी ने पे होना है, सॉरी अरे भी क्या लिख रहा हूं यार, ये लैक्स लिखने की आदत पड़ गई है, मिलियंस लिखने पड़ेंगे अब बाबू। हाँ जी, विटामिन एम की बड़ी जरूरत है यार हमें। लो बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने, लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी पेड 16 महीने। करंट और नॉन करंट? कैसे पता लगा नॉन करंट? भाई 12 महीने में पे हो रही है क्या? नहीं हो रही। भाई ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। दोनों सिचुएशन एनालाइज करके चलना। ठीक है ना जी। चलो ये बताओ बाबू, करंट और नॉन करंट? करंट और नॉन करंट? करंट कैसे पता लगा? भाई 12 महीने में पे हो रही है क्या? ये तो 12 में ही पे हो रही है, दूसरी की बात ही नहीं आई। वैसे अगर दूसरी की भी आई तो 18 में भी पे हो रही है, ऑपरेटिंग तो है ही। ठीक है जी, कंफर्म? ओके, छोड़ दें इस बात को, छोड़े बाबू। पहला नोट नंबर, शेयर कैपिटल। बस यही करेंगे आज, 5-5 पे छुट्टी करते हैं। ठीक है जी। लो बाबू, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा मेरे को बैलेंस शीट लेकिन याद चाहिए कल टिप्स पे, जो जितनी बात लिखी है। और इसमें ना आप इफ बट नहीं कर सकते, इफ बट करोगे अगले चैप्टर चलेंगे नहीं। मुझे तो रट्टी पड़ी है, पेपर आपके हैं, अगला चैप्टर ही नहीं चलता अगर बैलेंस शीट याद ना हुई तो। लो जी सामने देखो बेटा, शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1 है। वैसे इसकी मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तब आएगी बेटा जब मैं कंपनी की बैलेंस शीट कराऊंगा। और वो कब करेंगे हम बेटा? इस बुक के बिल्कुल खत्म होते, कैश फ्लो के बिल्कुल खत्म होते। ठीक है ना जी। एक एक दिन का लेक्चर होगा, वो लेक्चर 3 घंटे का होगा नॉन स्टॉप, तब जाकर वो क्लियर होगा आपको ये मेन टर्म। ठीक है ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, उस लेक्चर के पार्टीशन नहीं किए जा सकते। तुम सोचो 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटा कर, सब उड़ जाएगा, एक भी चीज क्लियर नहीं होगी। ठीक है ना। तो वो एक ही लेक्चर में होती है, जब होगी तब पता लग जाएगा। लेकिन अभी मेरे को जो शेयर कैपिटल के बारे में बोलना है वो मैं बोल देता हूँ। सब सामने देख रहे हैं बेटा। बेटा शेयर कैपिटल की 5 कैटेगरी हैं। इशूड ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल, सब सामने देखना और आराम से चीज को समझ लेना। बाबू पहली बात तो शेयर कैपिटल में दोनों कैपिटल आ सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। मेरा ख्याल सब समझते हैं, इक्विटी शेयर इशू करने से जो पैसा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इशू करने से वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब बेटा इन दोनों में 5 कैटेगरी हो सकती है। बेटा सबसे पहली कैटेगरी है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल बोलो, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोलो, नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। बेटा रजिस्टर्ड, नॉमिनल, ऑथोराइज्ड, बेटा ये कैपिटल क्या बताती है? बेटा ये कैपिटल ये बताती है कि कंपनी पूरी जिंदगी भर में कितना पैसा पब्लिक से ले सकती है। और ये बेटा अप्रूव होती है फ्रॉम सेबी। बेटा मेरा ख्याल सबने ये वर्ड सुना होगा बेटा कभी ना कभी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैंने शेयर मार्केट वाले चैप्टर में, फाइनेंशियल मार्केट में, बिजनेस में भी बताया था। बेटा सेबी अप्रूव करता है कि आप जनरल पब्लिक से पूरी जिंदगी भर में कितने पैसे मांग सकते हो, वो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल होती है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक। ठीक है जी। मान लो आपको अप्रूवल ऐसे मिला कि कंपनी पूरी जिंदगी भर में 3 करोड़ शेयर इशू कर सकती है। 100 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 300 करोड़ ले सकते हो पूरी जिंदगी भर में, मान लो। ठीक बाबू, अच्छा इसका मतलब क्या है? पूरी जिंदगी में 300 करोड़ ले सकते हैं जी, जबरदस्ती है, आज ही लेने अभी लेने हैं 300 करोड़ फूकने, पूरी जिंदगी के लिए अलाउड है ना, बस 300 करोड़ ही अलाउड है ना। ठीक है ना जी। मान लो कंपनी ने कहा नहीं भाई नहीं, अभी इतनी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो एक बस 100 करोड़ की जरूरत है। तो कंपनी ने क्या करा? शेयर मार्केट में इशू करे
1,100,00,000 वाले, यानी कि कंपनी ने पब्लिक से मांगे कि 100 करोड़ ही दे दो बस अभी, तो मुझे तो ज्यादा चाहिए ही नहीं अभी। समझ ऑथोराइज क्या होता है और इशूड में क्या फर्क होता है? ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम कितने ले सकते हो पूरी जिंदगी में, इशूड मतलब जितने अभी आपने इशू करे। कंपनी ने आज तक बेटा 100 करोड़ के शेयर इशू करे, वो इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, आपने तो मार्केट में कह दिया मैं 1 करोड़ शेयर बेचना चाहती हूँ, 100 रुपए का है, क्या खरीद लो, जरूरी है पब्लिक सारे खरीद ले? ये भी तो जरूरी नहीं है बेटा। पब्लिक ने आपके 1 करोड़ शेयर में से 95 लाख ही शेयर खरीदे, कोई नहीं पढ़ाना तो भाई होता रहा तो है बेटा। क्या हुआ, पब्लिक ने 95 लाख ही शेयर खरीदे 10 रुपए वाले। सर ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना, सॉरी 100 रुपए वाले, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना बेटा कि सारे शेयर ही खरीदो जितने आपने इशू कर दिए? पब्लिक के ऊपर तो जबरदस्ती नहीं लगा सकते, पब्लिक को कंपनी अच्छी लगेगी तो शायद बेटा फालतू भी खरीदने में इंटरेस्टेड होते, कंपनी ठीक नहीं लगेगी तो शायद बिके भी ना, और कंपनी ठीक ठीक लगेगी तो शायद जितने आपने इशू करें उसके आसपास ही बिके। तो बाबू पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 95 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, यानी कि 9.5 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब करे, सॉरी 95 करोड़ के शेयर सब्सक्राइब करे। ठीक है जी। ऑथोराइज मतलब कितने मैक्सिमम कर सकते थे, इशूड मतलब उस मैक्सिमम में से भी आपने कितने इशू किए हुए हैं, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने कितने खरीदे हुए हैं आपके शेयर। समझ में आ रही बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, चौथी कैपिटल है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? अभी आपने कितने पैसे मांग लिए। बेटा एक बात बताओ, सोच कर बताना, ये जबरदस्ती है कि शेयर लमसम ही इशू होगा, इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बाबू। ये 100 रुपए जो फेस वैल्यू थी आपके शेयर की, आपने सारी नहीं मांगी। आपने क्या करा बेटा, पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे आपके? 95 लाख। 95 लाख से आपने सारे नहीं मांगे, आपने क्या करा, अभी बस 50 दे दो, ताकि 50 की जब जरूरत पड़ेगी तब देखें, यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे दो, सिर्फ 50। ठीक है जी बाबू, लोगों ने 50 दे दिए, आपको फिर जरूरत पड़ी, आपने 20 और मांग लिए बेटा। तो कॉल्ड अप कितने हुए? 95 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 70, इतने ही तो कॉल्ड अप हुए, इतने ही तो कॉल्ड अप हुए। कॉल्ड अप मतलब कितने मांग लिए भाई? 70 ही तो मांग लिए। और बेटा नाम से समझो तो ये और आसान है, पेड अप पब्लिक ने कितने दे दिए। अब सुनो भैया, 95 की 95 लाख ने 50 रुपए की एप्लीकेशन मनी तो पक्का दी होगी, तभी तो मैंने शेयर दिया होगा। लेकिन बेटा जब मैंने अगले 20 रुपए मांगे तो 5 लाख शेयर होल्डर वो दे नहीं पाए, बाकी सबने दे दिए। तो मैं पूछूं पेड अप कितने, तो सुनो पेड अप कितने भाई, 95 लाख ने पूरे 50 दिए, 95 लाख मल्टीप्लाई 50, ये तो सबने दिए। 5 लाख ने 20 रुपए दिए, यानी कि 90 ने तो दिए, 90 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20, ये पेड अप है। समझ में आई बेटा? सुन लो दोबारा सुन लो, कॉल्ड अप कितने भाई, पहले कंपनी ने 50 मांगे, फिर कंपनी ने 20 मांगे, तो मैं पूछू कॉल्ड अप कितने? 95 लाख शेयर पे 70 रुपए, ये कॉल्ड। ठीक है, तो पेड अप कितने बेटा? जितने पब्लिक ने पैसे दे दिए वही पेड अप है। 95 लाख ने तो सबने दिए पैसे, तभी तो हमने शेयर दिया होगा। लेकिन जब हमने अगले 20 मांगे तो 5 लाख, एक पर्सन जिसके साथ 5 लाख शेयर थे वो दे नहीं पाए, बाकी सबने दे दी। तो 95 लाख ने दिए 50, 90 लाख ने दिए बेटा बचे हुए 20, 5 लाख ने नहीं दिए ना 20 शेयर, 20 रुपए जो हमारी अलॉटमेंट की कॉल थी। समझ में आई बेटा बात? पक्का से कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।